हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया के बारे में। और ये जो चैप्टर है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कोर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम। तो इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस को भी देखेंगे, जो कि तीनों पार्ट्स के ट्रांसलेशंस को हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो फर्स्ट पैसेज की फर्स्ट लाइन को आप देखिए। उम्मीद करता हूं कि जब भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो बुक आपके साथ रखी हो। आवर एल्डर आर ऑफ्टन हियर्ड reminiscing nostalgical about those good old Portuguese days and Portuguese and their famous loaves of bread। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको अक्सर उनके जो पुराने पुर्तगाली हैं और उन दिनों के बारे में बात करें, पुर्तगालीज और उनकी जो गुड ओल्ड जो डेज हैं, पुराने जो जिनको रोटियां पसंद है, उनकी प्रसिद्ध जो रोटियां हैं उनके बारे में संस्क्रमण को कहते हुए सुना जाता है। और those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the modulars and those who bake the loaves। इसका क्या मतलब हुआ कि रोटियां खाने वाले लोग शायद हो सकता है कि अब गायब हो गए हों, लेकिन बनाने वाले अभी भी वहां हैं। मेकर्स आर स्टिल देयर। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स, द मॉड्यूलर्स एंड दोज हु बेक द लॉव्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे बीच अभी भी मिक्सचर्स, मोल्डर्स और रोटियां सेकने वाले, बेक मतलब सेकने वाले जो लोग हैं वो मौजूद हैं। दोज ओल्ड एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और मैं आपको बताऊं कि भट्टियों में जो है अभी भी जो सदियों पुरानी भट्टियां अभी भी मौजूद है, फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और जो उसके अंदर आग है, भट्टियों में लगी आग को अभी तक नहीं बुझाया जा सका है। The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in the some places। और अब मैं आपको बताऊं कि जो पारंपरिक ट्रेडिशनल बेकर हैं उनकी बांस की जो धबधब है ना, उसकी झनक सुबह के जो आगमन है उसकी घोषणा करते हैं। और अभी भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है इन्हें। और मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि शायद पिता जीवित नहीं है, लेकिन बेटा अभी भी उस परिवार के पेशे को आगे बढ़ा रहा है। बट द सन स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और इन लोगों को, बेकर्स को, गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है, पैडर्स के नाम से फेमस है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। वैनिस्ड का मतलब होता है कोई चीज गायब हो गई हो, और फर्नेस का मतलब होता है जो भट्टियां होती है ना, जिसके अंदर चीजें बनती हैं, रोटियां सेकती हैं, उनको हम कहते हैं। तो वैनिस्ड का मतलब होता है डिसअपीयर, और फर्निश्ड का मतलब होता है एक एप्रोप्रिएट हीट जहां से जनरेट होती है, जो भट्टियां होती हैं उनको हम कहते हैं। तो अगर इस पैसेज को एक बार अगर आप समझना चाहें स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको अक्सर उन अच्छे पुर्तगाली जो दिन हैं या फिर पुर्तगालियों की जो प्रसिद्ध रोटियां हैं उनके बारे में, उनके संस्मरण को कहते हुए आपने सुना होगा। रोटियां खाने वाले लोग हो सकता है कि शायद आज गायब हो गए हों, लेकिन बनाने वाले अभी भी वही हैं। और इन सब के जो अभी हमारे बीच में मिक्सचर्स, मोल्डर्स, रोटियां सेकने वाले मौजूद हैं, वे सदियों पुरानी जो भट्टियां हैं अभी भी मौजूद हैं। और भट्टियों में लगी आग को अभी तक नहीं बुझाया जा सका है। पारंपरिक बेकर की जो बांस की धबधब है ना, जो उसकी छनक है, वो अभी भी सुबह के आगमन की घोषणा करते हैं।
और अभी भी कुछ स्थानों में इन्हें सुना जा सकता है। शायद जो जीवित पिता हो सकता है कि अब नहीं है, लेकिन बेटा अभी भी उन परिवार के पेशे को आगे बढ़ा रहा है। और ये जो बेकर्स हैं आज गोवा में पैडर के नाम से बहुत ही फेमस हैं, मशहूर हैं। अगर हम आगे बढ़ें और अगले पैसेज की तरफ ध्यान दें तो आप एक एक लाइन को समझना, मैं एक एक लाइन को डिक्टेट करते जा रहा हूं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड्स, कंपेनियन एंड गाइड। गोवा में हमारे बचपन के दौरान जो बेकर हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे गाइड हुआ करते थे। He used to come a list twice a day। मैं आपको बताऊं वो दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। Once when he set out in the morning on his sailing ground and then again when he returned after emptying a huge basket। और एक बार सुबह में जब हम उसके बेचने के दौरे पर निकले तो फिर दोबारा वो अपनी जो बड़ी सी जो टोकरी होती थी उसको खाली करने के बाद ही लौटा था। द जिंगल्स थर्ड ऑफ बॉम्बो woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। The jingles of third of his bombo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जो जिंगल होता है ना, जिंगल, वो उसके जो बम्बू है उसके बांस की जो छनकाने वाली जो धप-धप की नींद से जगा दिया और हम उससे मिलने के लिए, उसे नमस्कार करने के लिए दौड़े, मीट एंड ग्रीट। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ लॉफ? नॉट एट ऑल। क्या यह रोटी के लिए प्यार था? बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टाइन, द मैड सर्वेंट ऑफ हाउस। वॉट वी लॉन्ग फॉर दोज ब्रीड बेंगल्स विच वी चूज केयरफुली। अगर इस चीज को देखें तो हम समझ सकते हैं कि रोटियां घर की नौकर या किसी पास्किन या बास्टिन द्वारा खरीदी गई थी। हम उन रोटी चूड़ियों की लालसा थी जिन्हें हमने ध्यान से चुना था। वी चूज केयरफुली। समटाइम्स इट स्वीट ब्रीड स्पेशल मेक। और कभी कभी ये विशेष तरीके से एक मीठी रोटी होती थी। यहाँ पे लिस्ट का मतलब होता है कम, लोवेस्ट कंसिडरेशन जिसको हम कहते हैं। यूज का मतलब होता है बड़ा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लार्ज, इन बल्क। स्वीट का मतलब होता है मीठा, टेस्ट, फ्लेवर, कैरेक्टरिस्टिक, शुगर्स, हनी जैसा जिसका कैरेक्टर हो उसको स्वीट कहते हैं। अगर हम इन चीजों को फिर से समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हो कि गोवा में बचपन के दौरान जो बेकर होते थे वो हमारे दोस्त, गाइड, साथी हुआ करते थे और ये कम से कम 2 बार आया करते। एक बार जब हम बेचने के दौरे पर निकले और फिर दोबारा वो अपनी जो बड़ी सी जो बास्केट थी उसको खाली करने के बाद लौटा। उसके बाद जो उसकी बांस की छनकने की धप-धप की नींद ने हमें जगा दिया। उसके मिलने और जो नमस्कार करने के लिए दौड़े उसके लिए। ऐसा क्यों था? क्या वह रोटी के लिए प्यार था? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। रोटियां हो सकता है कि घर की नौकरानी किसी बास्टिन द्वारा खरीदी गई थी, लेकिन उन रोटी चूड़ियों की लालसा जो थी जिसे हमने ध्यान से चुना हुआ था, केयरफुली हमने चूज किया था, कभी कभी एक विशेष तरीके से, स्पेशल तरीके से मीठी रोटी हुआ करती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज की तरफ मूव करते हैं जहां पे हम मूव करते हैं अगले पैसेज। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री इन द सीन with the zang zang sound of the special made of bombo staff। बेकर जो था उसने अपनी विशेष रूप से जो बांस की जो लाठी थी उसमें झंझंग की जो आवाज थी उसके सीन में उसने एंट्री ली अपनी और वन हैंड सपोर्ट द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंड द बॉम्बो ऑन द ग्राउंड। एक हाथ में उसके सिर पर टोकरी को सहारा दिया हुआ था और दूसरा हाथ बांस को जमीन पर पटक रहा था। एंड ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट एंड वर्टिकल बम्बू
और यहाँ पे क्या हो रहा था कि वह घर की जो महिलाएं थी उनको गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता था और फिर अपनी जो टोकरी थी उसको बांस पर वर्टिकली रखता था. The kids would be pushed aside with a mild rebuke and loaves would make deliver to the servant. और हम बच्चों को एक हल्की सी फटकार के साथ धकेल दिया जाता और रोटियां नौकरों को दी जाती थी. तो यहां पर अगर आप देखें तो बैंग्ड का मतलब होता है कि एक लाउड सडन एक्सप्लोशन आवाज धप धप की होती है. और रिबुक का मतलब होता है एक साफ, एक कहते हैं ना डिसअप्रूवल, जहां पे आप अपना बताते हो, उसको हम कहते हैं. अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि जो बेकर है वो एक विशेष रूप से बनाई गई बांस की जो लाठी होती थी उसमें झंझंग की आवाज के साथ उस सीन में उसने अपना एंट्री ली, प्रवेश किया और एक हाथ में उसके सिर पर टोकरी का सहारा दिया हुआ था, दूसरे हाथ से बांस को जमीन पर पटक रहा था और वह घर की जो महिलाएं थी उन्हें गुड मॉर्निंग कहता था और कहकर गुड मॉर्निंग करता था और टोकरी को वर्टिकली रखता था. हम बच्चों को हल्की फुल्की डांट के साथ धकेल दिया जाता था और जो रोटियां थी वो नौकरों को दी जाती थी. बट वी वुड नॉट गिव अप. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और पेपरेट द पीप इनटू द बास्केट समहाउ. I can still recall typical fragrance of those loaves for elders and the bangles for the children. और एक मैं आपको बताऊं, लेकिन हम हार नहीं मानते थे. हम एक बेंच के पेपर पेट पर चढ़ते थे और किसी तरह टोकरी में झांकते थे कि क्या है उसके अंदर. और मैं अभी भी उन रोटियों की जो खुशबू है उसको याद कर सकता हूं. और I can still recall typical fragrance of those loaves. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. और then तब हम अपने दांतों को ब्रश करने या मुंह ठीक से धोने की परवाह नहीं थी. एंड why should we? ऐसा क्यों? हम ऐसा क्यों? टूथब्रश के लिए who would take trouble plucking mango leaves and toothbrush and why it is necessary at all? टूथब्रश के लिए आम पत्ती को तोड़ने की परेशानी कौन उठाएगा और यह सब क्यों आवश्यक था? भागने कभी अपने ब्रश दांत साफ नहीं करे. टाइगर नेवर ब्रश टीथ. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. और गर्म चाय सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से धोकर साफ कर देगी. ये होता था. तो आप कह सकते हो कि अगर यहाँ पे दो हैं, एक तो पेपर पेट है और एक है प्लकिंग. पेपर पेट का मतलब होता है एक डिफेंसिव एवोल्यूशन होता है जिसपे चढ़ करके मतलब देख रहे थे कि मतलब उस जो बास्केट है उसके अंदर एक्चुअल में है क्या. और प्लकिंग का मतलब होता है तोड़ना, मतलब कि कौन है यार वो जो मैंगो की लीफ है, पत्तियां हैं, उनको कौन तोड़ने के लिए वो उठाए, ट्रबल कौन करे. बिना ब्रश किए ही हम जो गर्म चाय वो धो देगी, उनका ये कहना था. तो यहाँ पे अगर देखें इस पैसेज को समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो कि लेकिन हम हार नहीं मानते थे. हम एक बेंच या फिर पेपर पेट पर चढ़ते थे और किसी तरह टोकरी में झांकते. मैं अभी भी उन रोटियों की जो खुशबू है उसको याद कर सकता हूँ. ये ऑथर बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि बड़ों के लिए रोटियां और बच्चों के लिए चूड़ियां. तब हम अपने दांतों को ब्रश करने या मुंह ठीक से धोने की भी परवाह नहीं थी. हम क्यों करें? टूथब्रश के लिए आम पत्ती तोड़ने की परेशानी कौन उठाएगा? यह सब क्यों आवश्यक है? बाघ ने कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं किया. गर्म चाय सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से धोकर साफ कर देगी. तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट अ स्वीट ब्रेड नॉन एज बॉल जस्ट एज अ पार्टी और फेस्ट लॉसेस इन द चार्म विदाउट ब्रीड. और जो शादी के तोहफे बोल के रूप में विख्यात मीठी रोटी के बिना वो निरर्थक है. जिस तरीके से एक पार्टी, एक दावत रोटी के बिना अपनी आकर्षण को खो देते हैं, उसी तरीके से ये भी निरर्थक है मीठी रोटी. नॉट इनफ कैन बी शेड शो द इम्पोर्टेंस बेकर एंड कैन, आप कह सकते हो कि कैन बी विलेज. यहाँ पे कि यहाँ पे जो विलेज है
Not enough can be shared to show how important baker can be for a village. यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है. The lady of house must prepare sandwiches on the occasion of the daughter's engagement. और घर की जो महिलाएं हैं वो अपनी बेटी की सगाई के मौके पर सैंडविच जरूर तैयार करना चाहिए. क्रिसमस के साथ साथ ऑन ओकेजन ऑफ डॉटर एंगेजमेंट, क्रिसमस के साथ साथ केक्स एंड बोलिनस आर मस्ट क्रिसमस एज वेल फॉर देयर फेस्टिवल्स. और मैं आपको बताऊं कि क्रिसमस के साथ साथ अन्य त्योहारों के लिए केक और बोलिन्ना बहुत जरूरी है. इस प्रकार गांव में बेकर की जो भट्टी है उसका प्रेजेंस बहुत आवश्यक है. यहाँ पे कुछ मीनिंग है. ओकेजन का मतलब होता है कोई स्पेशल इंपॉर्टेंट टाइम आता है, इवेंट हो, सेरेमनी हो, सेलिब्रेशन हो, उसको हम कहते हैं. प्रेजेंस का मतलब होता है आप वहां पे प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है, या किसी को कंपनी दे रहे हैं. वो फर्नेस का मतलब होता है भट्टी. मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी इसकी मीनिंग्स डबल से मैंने रिपीट कर दी. तो फर्नेस का मतलब होता है भट्टी. अगर इन सारी चीजों को हम देखने की कोशिश करें तो आप इजीली समझ सकते हो इस पैसेज के मीनिंग को कि शादी के तोहफे बोल के रूप में एक मीठी रोटी के बिना वो निरर्थक है, जिस तरीके से एक पार्टी एक दावत रोटी के बिना अपनी आकर्षण को खो देते हैं. यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता कि एक गांव में एक बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है. घर की जो महिलाएं हैं वो अपनी बेटियों के सगाई के मौके पर सैंडविच जरूर तैयार करना चाहिए. क्रिसमस के साथ साथ अन्य त्योहारों के लिए भी केक, बोलिन्ना बहुत जरूरी है. इस प्रकार गांव में बेकर भट्टी की जो उपस्थिति है वो आवश्यक है. राइट, अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है द बेकर और ब्रीड शेलर दोज डेज हैड पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज काबाई. इसका क्या सेंस हुआ कि उन दिनों बेकर और ब्रेड बेचने वालों के पास एक अजीबो गरीब ड्रेस थी. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचेस डाउन टू द नीज, और जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था. राइट, नॉन एज कबाई. और एक सिंगल पीस जो लंबी फ्रॉक थी और जो घुटनों तक नीचे पहुंचती थी, रीचिंग डाउन द नीज. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which was shorter than a full length, once longer than half pant. अब कह सकते हो कि हमारे बचपन में जो बेकर्स को शर्ट और जो पतलून होती थी पहने हुए देखा, जो कि लंबाई वाली पैंट से थोड़ी छोटी और आधी पैंट से थोड़ी लंबी होती थी. आज भी कोई भी आधी पैंट पहनता है तो घुटनों से ठीक नीचे पहुंचती है, और टिप्पणी उस पर ये कमेंट किया जाता है कि भाई इसने जो ड्रेस पहने हुए है वो पैडर की तरफ पहनी हुई है. इवन टुडे एनीवन वियर्स हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स कमेंट्स एंड ड्रेस लाइक अ पैडर, की पैडर की तरह ड्रेस पहनी हुई है. तो यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी हैं, जैसे कि पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंच. ट्राउजर का मतलब होता है पतलून, जिसको हम कहते हैं यूजुअली लूज फिटिंग होती है, गारमेंट्स लोअर बॉडी पार्ट में हम पहनते हैं. और रिचेस का मतलब होता है पहुंचना, अराइव, कम, इसको हम कह सकते हैं. पैडर मतलब वो उसको तुलना की गई है उसकी. राइट, अगर हम इन चीजों को देखें तो आप कह सकते हो कि उन दिनों जो बेकर या ब्रेड बेचने वालों के पास एक अजीबो गरीब ड्रेस थी जिसे कबई के नाम से जाना जाता था. एक सिंगल पीस लंबी फ्रॉक थी जो घुटनों तक नीचे पहुंचती थी. और हमारे बचपन में हम बेकर्स को शर्ट पतलून पहने हुए देखा करते थे, और देखा जो कि जिसकी लंबाई पैंट से थोड़ी छोटी और आधी पैंट से लंबी होती थी. आज भी कोई अगर आधी पैंट पहनता है और जो घुटने के नीचे जाती है तो हम उसे कहते हैं कि पैडर की तरह पोशाक पहन रखी है आपने. तो द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. और अब मैं आपको बताऊं कि जो बेकर होते थे ना, वो आम तौर पर मंथ के लास्ट में अपने बिल्स को कलेक्ट करता था और फिर देखता था. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल. बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज. और मैं आपको बताऊं कि जो बेकर होता था वो मासिक जो मंथली उसका अकाउंट था
पेंसिल से किसी दीवार पर दर्ज किए जाते थे। और द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट, और जो पुराने दिनों में जो जो बेकर था वो प्रॉफिटेबल एक प्रोफेशन था, बिजनेस था, और बेकर और उसके परिवार को कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता था। वह परिवार, ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी प्रॉस्परस, और उनका परिवार हमेशा खुश और समृद्ध दिखते थे। द प्लम फिजिक वॉज ओपन टेस्टिमोनियल टू दिस, और आप कह सकते हो कि उनकी जो टेस्टिमोनियल थी वो खुला एक प्रमाण था उनकी प्लम फिजिक का। इवन टुडे एनी पर्सन विथ जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल, लाइक अ फिजिकल अपीयरेंस इज इजिली कंपेयर टू द बेकर, और आज भी कटहल जैसी जो शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति की तुलना बेकर से आसानी से की जाती है। तो बेकर यूजुअली पर्सन होता है जो यहाँ पे उसकी तुलना की जा रही है, वो लोगों को हेल्प कर रहा है, और उनको पैडर भी कहा जा रहा है जो कलेक्ट कर रहे हैं बिल्स, जो बेकर होते थे। और यहाँ पे एक और स्टार्व का मतलब होता है भूखा, और प्लम्प का मतलब होता है वेल फिल्ड राउंड फॉर्म में जो हो उसको हम कहते हैं। तो अगर हम इस पैसेज को देखें तो आप कह सकते हो कि जो बेकर है वो आमतौर पर महीने के अंत में अपनी जो बिल्स होती थी उनको कलेक्ट करता था। मासिक खाते में पेंसिल या किसी दीवार पर दर्ज किए जाते थे। पुराने दिनों में बैंकिंग वास्तव में एक कह सकते हो कि एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। बेकर और उसके परिवार को कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ा। आज वह और उनका परिवार नौकर हमेशा खुश उन दिनों दिखते थे। उधर उनकी मोटी गाया इस बात का खुला टेस्टिमोनियल है, प्रमाण है। आज भी कटहल जैसी शारीरिक बनावट वाले किसी व्यक्ति की तुलना बेकर से आसानी से की जाती है। अब हम यहाँ पे हमारा जो फिनिश होता है वो फर्स्ट पार्ट फिनिश हो जाता है। अब हमारा स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपको बताऊं कि कुर्ग मतलब कि एक कॉफी का देश है जो कि मसालों के लिए, वर्षा वनों के लिए फेमस है, रेन फॉरेस्ट के लिए। तो इसके बारे में है कंप्लीटली कुर्ग के इस चैप्टर के अंदर भी हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस को देखेंगे, और उम्मीद करता हूं कि जब भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो बुक्स अपने साथ रखें, क्योंकि यार आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं, आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं आपको चीजों को समझना है, रटना नहीं है, राइट। आंसर्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे यार, बहुत सिंपल है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेकेंड पार्ट के फर्स्ट पैसेज में, और यहाँ पे लिखा हुआ है मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। मैसूर और जो मैंगलोर का जो तटीय शहर है उसके आधे रास्ते में स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो अवश्य भगवान के राज्य से स्थानांतरित होकर आया होगा। और रोलिंग हिल्स, दिस लैंड इज अ रोलिंग हिल्स इज inhabited by the proud race of martial men, beautiful women and with wild creature। और आप कह सकते हो कि रेलिंग हिल्स की यह जो भूमि है मार्शल पुरुष, जो सुंदर महिलाएं हैं, जो जंगली प्राणियां हैं, मानव प्रजाति द्वारा बसी हुई है, और ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स द्वारा बसी हुई है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ कुर्ग एंड कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कि कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है, इज होम एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और ये सदाबहार वर्षा वन है, बारिश होने वाले, और स्पीसीज स्पाइस एंड कॉफी प्लांटेशन, ये मसालों और कॉफी के बागानों का घर है भाई। और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको बताऊं कि मानसून के दौरान यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा भी होती है, और सदाबहार जो वर्षा वन है इस जिले के 30% को कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट्स पोर्स इनफ कीप मेनी विजिटर्स अवे, और मानसून के दौरान बहुत ज्यादा ही वर्षा होती है जिससे कई जो विजिटर्स हैं वो दूर रहते हैं। और द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और खुशी का मौसम सितंबर से शुरू होकर मार्च तक जारी रहता है। और यहाँ पे देखिए कोस्टल का मतलब होता है जो बॉर्डर होता है उसको हम कहते हैं, और मार्शियल का मतलब होता है जो इंक्लाइंड हो, लाइक जैसे वॉर में
उस तरीके के लोगों को हम कहते हैं मार्शल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप समझ सकते हो कंप्लीट पैसेज को कि मैसूर हुआ और मैंगलोर के जो तटीय शहर हैं उनके बीच में जो आधा रास्ता है, लगभग आप कह सकते हो कि वहां पर स्वर्ग का टुकड़ा है जो भगवान के राज्य से कहीं से स्थानांतरित होकर आया होगा। रोलिंग हिल्स की यह जो भूमि है मार्शल, वहां पर मैन है, सुंदर महिलाएं और जंगली प्राणियों की महान प्रजातियां बसी हुई हैं इसके अंदर। कुर्ग या कोडागु हम कहें, जो कि कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है, और उस छोटे से जिलों में छोटे से जिलों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर सबसे छोटा जिला जहां पे सदाबहार वर्षा वन और जो मसाले हैं उनका बगान है, कॉफियों का भी बगान है। सदाबहार जो रेन फॉरेस्ट हैं इस जिले की 30% को कवर करते हैं और मानसून के दौरान यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, जिससे कि जो विजिटर्स हैं वह दूर रहते हैं। खुशी का मौसम सितंबर से शुरू होकर मार्च तक जारी रहता है और मौसम एकदम सही, जिससे कुछ अच्छे आप कह सकते हैं सितंबर से मार्च तक जारी रहता है। अपोज का मतलब होता है जहाँ पे ड्यूरिंग बारिश होती है अच्छी, राइट, और मतलब बारिश होना। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम एकदम सही है। विथ सम शॉवर्स थ्रोन द गुड मेजर, और जिससे कुछ अच्छे उपाय के लिए हल्की बारिश होती है। द एयर ब्रीथेस एंड द इनविगोरेटिंग कॉफी, और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मौसम एकदम सही है और जिसमें कुछ अच्छे उपाय के लिए हल्की बारिश होती है। हवा में स्फूर्तिदायक कॉफी, द एयर ब्रीथेस इन्वेस्टिंग कॉफी, इनविगोरेटिंग कॉफी, मतलब एक कॉफी है, कॉफी की खुशबू होती है। कॉफी estates of colonial bungalows stand tucked under a tree canopies in a prime corners, और कॉफी स्टेट एक औपनिवेशक बंगलों के प्रमुख कोने पर पेड़ों के वितान के नीचे समेटे खड़े हैं। The fiercely independent people of Kurg are possible of Greek and Arabic descent. कुर्ग के प्रबल जो स्वतंत्र लोग हैं आप कह सकते हो कि संभवतः ग्रीस या फिर अरबी मूल के हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along coast and settled here when returns became impractical. और अलेक्जेंडर की सेना, जैसा कि कहानी में बताया जाता है कि जो अलेक्जेंडर की सेना है वो का एक हिस्सा जो तट था, तट के साथ दक्षिण में चला गया और यहाँ पे बस गया, और जब वापस आया तो वो ये अव्यवहारिक हो गया। These people married all amongst the locals and cultures, apparent the martial traditions and marriage religious rites which are distinct from the Hindu mainstreams. और ये जो लोग थे, और मैं आपको बताऊं इन यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, लोगों ने शादी की, जो संस्कृति मार्शल परंपराओं में शादी की, धार्मिक संस्कार में स्पष्ट है कि ये जो हिंदू मुख्य धारा से अलग है। अरब मूल का, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एम्ब्रॉइडेड वेस्ट बेल्ट व्रॉन बाय कोडाबूस। तो आप कह सकते हो कि अरब मूल का जो सिद्धांत है, कोडावस द्वारा पहने जाने वाली जो कढ़ाई है वाले कमरबंद के साथ लंबे काले कोट से पता चलता है। कूपिया के रूप में जाने जाने वाला यह अरब और जो कुर्द हैं, कुर्दों द्वारा पहने जाने वाली कूपिया जैसा दिखता है ये, राइट, नोन एज कूपिया एंड रिसेंबल कूपिया वोन एंड द अरब कुर्द, राइट, उनके जैसा दिखे जाने वाला है ये। तो यहाँ पे अगर हम इन चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो कुछ मीनिंग्स भी। कॉलोनियल का मतलब होता है यार ये बहुत ही पुराने टाइम का है, इस तरीके से उनको हम कॉलोनियल भी कहते हैं, राइट। और इसके साथ साथ डिस्टेंस का मतलब होता है डिफरेंसेस, और एम्बॉरेटेड का मतलब होता है डेकोरेट करना, ऑर्नामेंट्स, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो वेदर है वो परफेक्ट है, एकदम सही है। और इस पैसेज को अगर समझे तो हम समझ सकते हैं कि वेदर जो है वो एकदम परफेक्ट है
और परफेक्ट वेदर के साथ, जिसमें कुछ अच्छे उपाय के लिए हल्की बारिश होती है। हवा में स्फूर्तिदायक कॉफी की खुशबू है। कॉफी एस्टेट और जो बंगलों के प्रमुख कोनों कोनों पर वितान, पेड़ों के वितान नीचे समेटे खड़े हुए हैं। और जो कुर्ग है, कुर्ग में प्रबल स्वतंत्र लोग, संभवतः आप कह सकते हो कि अरबी या फिर जो ग्रीक हैं, वहाँ उस मूल के हैं। जैसा कि एक कहानी में बताया गया है कि जब अलेक्जेंडर की जो सेना थी एक हिस्सा के तट के पास में वो कुछ दक्षिण में चले गए थे और यहाँ बस गए थे, और जब वापस आया तो ये इनके लिए बिल्कुल अनव्यवहारिक हो गया। और यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि स्थानीय लोगों से शादी की, और उनकी जो संस्कृति थी, मार्शल आर्ट, उनकी परंपराओं, शादियों और धार्मिक संस्कार में स्पष्ट है कि ये हिंदू मुख्य धारा से अलग है। अरब मूल का जो सिद्धांत है वो डावस द्वारा पहने जाने वाली कढ़ाई वाले लंबे कमरबंद के साथ लंबे काले कोट से पता चलता है। कूपिया के रूप में जाने जाने वाला यह अरब और कुर्दों द्वारा पहने जाने वाले कूपिया जैसा दिखता है, राइट, और ये उसके जैसा दिखता है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कुर्गी होम्स हैव ट्रेडिशंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कुर्गी के घरों में आतिथ्य की परंपरा है। वे अपने बेटों और पिता से संबंधित शौर्य की जो कहानियां हैं उनको याद करने के लिए अत्यधिक तैयार हैं। और कुर्ग जो रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और कुर्ग रेजिमेंट जो है भारतीय सेना में सबसे ज्यादा सजाई गई है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। और कुर्ग रेजिमेंट में भारतीय सेना में सबसे पहले जो जनरल थे वो करियप्पा एक कुर्गी थे। अब भी भारत में कोडावस अकेले ऐसे लोग हैं। Even now, Kodavars are only people in India permitted to carry firearms without a license. और अब भी भारत में कोडावर्स अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के, जो बिना लाइसेंस के उनको फायर आर्म्स रखने की अनुमति है, परमिट है, अनुमति है उन्हें। अब द रिवर कावेरी obtain its water from hills and forest of Kurg, Maheshwar, a large freshwater fish around these waters. कावेरी जो नदी है, जो कुर्ग की पहाड़ियां हैं और जो जंगल हैं, उनसे अपना पानी प्राप्त करती है। महासीर एक मीठे पानी की मछली इस पानी में प्रचुर मात्रा में है। किंगफिशर डाइव फॉर देयर कैचेस while squirrels and langurs drop partially eaten fruit from the mischief of enjoying the splash and ripple effect of the clear water. किंगफिशर पकड़ने के लिए गोता लगाती है, जबकि जो गिलहरी है और जो लंगूर है वो साफ पानी में गोता लगाने और तरंग के जो प्रभाव हैं उनकी आनंद लेने की शरारत में आंशिक रूप से खाया हुआ फल जो है वो नीचे गिरा देते हैं। और जो हाथी, महावत, एलिफेंट्स enjoy the bath and scrubbed in the river by their महावत। जो हाथी होते हैं ना, हाथी के जो महावत होते हैं वो नदियों में नहलाए जाने और उनके स्क्रब करने का, रगड़ने का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी हैं। रिकाउंट का मतलब होता है डबल से कोई चीज रिटेल करना, बताना, काउंट करना। रेजिमेंट का मतलब होता है कि भारतीय सेना में रेजिमेंट्स बनाए जाते हैं। एक ग्रुप होता है रेजिमेंट्स जिसको हम कहते हैं सेना, जैसे कुर्ग ग्रुप के बारे में यहाँ बात की जा रही है। और स्क्रब्ड का मतलब होता है यार हार्ड तरीके से रगड़ना। आपने देखा होगा स्क्रब होते हैं जिससे बर्तन वगैरह धोते हैं, ये उसी से आप कह सकते हो, रिलेट कर सकते हो। स्क्रब्ड मतलब यहाँ पे हाथियों को नहलाने की बात की जा रही है, जो उनके महावत होते हैं ना उनको नहलाते हैं। तो अगर हम इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करें और इस कंप्लीट पैसेज को अगर समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हो कि जो कुर्गी है, कुर्गी के घरों में आतिथ्य की परंपरा है
राइट। और वे अपने बेटों और पिता के संबंधित जो शौर्य की जो कहानियां हैं उनको वो कहानियों को याद करने के लिए अत्यधिक तैयार है। और कुर्ग जो रेजिमेंट है ना, भारतीय इंडियन आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा सजाई गई है। और भारतीय सेना में सबसे पहले जो जनरल करियप्पा थे वो एक कुर्गी थे। और अब भी भारत के अंदर इवन नाउ जो कोडावर्ष अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति मिली हुई। द रिवर मतलब जो नदी है वो कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से अपना पानी प्राप्त करती है। जो महासीर है वो एक मीठे पानी की जो मछली है, इस पानी में प्रचुर मात्रा में है। किंगफिशर पकड़ने के लिए गोता लगाती है। और जबकि जो गिलहरी है वो लंगूर साफ पानी में गोता लगाने के लिए जो उसके तरंगे उसको प्रभाव, जो साफ पानी का जो गोता लगाती है ना उसमें जो तरंगे आती हैं उसको प्रभाव को महसूस करने के लिए आधा खाया हुआ जो फल होता है उसको नीचे गिरा देती हैं। इसी तरीके से जो हाथी हैं वो इंजॉय कर रही हैं, अपने महावत द्वारा नहलाए जाने और रगड़ने का आनंद लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया गया है उन चीजों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज की तरफ मूव करते हैं जहां पे लिखा हुआ है कि द मोस्ट लाइट बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्टेड टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विद द रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। और सबसे पिछड़े व्यक्ति नदी में राफ्टिंग करते हैं, कैनोइंग रैपलिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन बाइकिंग करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन्स आर फेवरेट विथ ट्रैकर्स। जो ट्रैकर लोग होते हैं ना वो इस क्षेत्र में कई पैदल चलने वाले ट्रैकर्स का पसंदीदा ये जगह है, रीजन है, क्षेत्र है। इसी तरीके से बर्ड्स हो गई, बीज हो गई, बटरफ्लाईज हो गई, आर देयर गिव यू कंपनी। और यहाँ पे आपको पक्षियां, मधुमक्खियां, तितलियां आपका साथ देने के लिए हैं। और मकाक जैसे मक्केज, मलाबार स्क्वायरल, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप वॉचफुल आईज फ्रॉम ट्री कैनोपी। और आपको बताऊं कि मकाक हो गया, मालाबार हो गया, गिलहरी हो गई, लंगूर हो गए, पतला लोरिस मैं आपको बताऊं पेड़ के जो वितान है ना उससे सतर्क और उस पर नजर रखते हैं। हालांकि आई डू एवर प्रीफर स्टेप्स ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स। हालांकि मैं जो जंगली हाथी हैं उनके लिए रास्ता छोड़ना पसंद करता हूं। और द क्लाइंब टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू। और ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां है ना वो आपको पहाड़ियों पर चढ़ने से आपको कुर्ग के पूरे जो दृश्य है उस पनोरमा व्यू देखने को मिलता है, इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो जो कोहरा होता है ना वहां पे उसका पूरा एक मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। और द वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू 64 एकर्स आइसलैंड ऑफ निसर्गधाम। मतलब मैं आपको बताऊं कि निसर्ग धाम जो है, निसर्ग धाम है, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम द इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एंड नियर बाय बाइकलुपु एंड बोनस। और बाइला कुप्पे में जो बौद्ध भिक्षुक हैं उन तक पहुंचना एक 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 लाभ की तरह है। द monks in a red orchid and yellow robes amongst the many surprises to wait discover to the visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। लाल, गेरुआ और पीले वस्त्रों में जो भिक्षु हैं कई आश्चर्यों में से एक है। जो विजिटर्स है ना उनकी खोज की जाने वाले की प्रतीक्षा में होते हैं। यहाँ कुर्ग में भारत के दिल और आत्मा की खोज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें राफ्टिंग का मतलब होता है यार, यहाँ पे जो रिवर राफ्टिंग होती है ना जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बोटिंग करते हैं, फ्लोट करते हैं, उसको हम कहते हैं। पैनोरमिक का मतलब होता है एक व्यू होता है, पनोरमा व्यू देखा ना, बिल्कुल एक अच्छा सा एफोर्डिंग सच अ व्यू, उसको हम कहते हैं पैनोरमिक व्यू। इस कंप्लीट पैसेज को अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप इजीली इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे जो पिछड़े व्यक्ति, लाइट बैक इंडिविजुअल्स में नदी राफ्टिंग और रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग
माउंटेन बाइकिंग, इनके सब के साथ में ना जो साहसिक जो कार्य हैं हाई एनर्जी वाले, उनको करने में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस क्षेत्र में कई पैदल चलने वाले जो ट्रेकर्स हैं, वो ट्रेकर्स को काफी पसंदीदा है। वहां पे आपको पक्षियां, मधुमक्खियां, तितलियां आपका साथ देने के लिए एक मलाबार गिलहरी जो लंगूर होता है, पेड़ों से बिल्कुल सतर्क नजर रखते हैं। हालांकि मैं जो एलिफेंट्स होती हैं, जंगली हाथियां होती हैं, उनको रास्ता देने में उनको छोड़ना पसंद करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं, और चढ़ने में आपको कुर्ग के पूरे जो कोहरादार एक दृश्य है, मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। रस्सी पुल को पार करके 64 एकड़ में फैले निसर्ग धाम द्वीप में पहुंचता है। भारत के सबसे बड़े तिब्बती बस्ती के पास एक बाइला कुप्पे में बौद्ध जो रहते हैं, भिक्षु हैं, उन तक पहुंचना अधिलाभ है। लाल, गेरुआ, पीले वस्त्र जो भिक्षु हैं, कई आश्चर्यों में से एक हैं वो, और जो उनके विजिटर्स होते हैं उनकी खोज किए जाने की प्रतीक्षा में है, जो यहाँ कुर्ग में भारत के दिल और आत्मा की जो वो खोज कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर। इसी चैप्टर के हमने दो चीजें कवर कर ली हैं। एक तो हमने कवर किया हुआ है कुर्ग वाला, और इससे पहले भी हमने इसके पहले वाले पार्ट था उसको भी हमने कवर किया था, जिसके अंदर हमने आपको बताया था बेकर की स्टोरीज। और यहाँ पे कुर्ग के बाद अब हम आपको बताने वाले हैं टी फ्रॉम आसाम, यानी कि जो असम है, असम से जो चाय है उसके बारे में है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रियंजल है, एक नौजवान प्रांजल दिल्ली के स्कूल में एक राजवीर है, उसका एक दोस्त होता है। और प्रांजल के जो पिता है वो असम के ऊपरी चाय बागानों के मैनेजर हैं। और प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में उनके घर आने का न्योता दिया हुआ है। तो ये पूरी उनका वर्णन है। और यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं, पैसेज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस पैसेज को समझ सकते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर एक हाई पिच्ड वॉइस में आवाज आ रही है, चाय चाय गरम चाय। और वेंडर कॉल्ड आउट हाई पिच्ड वॉइस, आपने देखा होगा ट्रेन में अक्सर ये आवाज आ रही है। तो एंड ही केम अप विद देयर विंडोज एंड आस्क्ड, चाय साहब, और चाय चाय गरम चाय। एक विक्रेता ने ऊंची आवाज में पुकारा और वह उन खिड़की तक पूछा, चाय साहब। और फिर गिव यू 2 cups, प्रांजल सेड। तो प्रांजल ने कहा 2 कप दे दो। They skipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking too. और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने उबलते हुए जो चाय, वो जो पेय पदार्थ है ना, जो हॉट लिक्विड है, उसको सिप किया, चुस्की ली उसकी। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. और सब लोग लगभग आप कह सकते हो कि उनके कंपार्टमेंट में, उनके डब्बे में हर कोई चाय पी रहा था। तो डू यू नो दैट 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। तो राजवीर ने कहा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर दिन 80 करोड़ कप चाय अधिक पी जाती है, 80 करोड़ से भी अधिक चाय पी जाती है। प्रांजल ने जोर देकर कहा, वाओ, एक्सक्लेम्ड, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। चाय वास्तव में बहुत ही लोकप्रिय है। तो यहां पे देखिए, पिच्ड का मतलब होता है हाई। पिच्ड का मतलब क्या होता है ना, एक सेटअप आप बनाते हो बिल्कुल चाय इस तरीके से। सिप्ड का मतलब होता है टू ड्रिंक फ्रॉम लिटिल एट टाइम, मतलब एक बिल्कुल चुस्की लेते हो ना, उसको कहते हैं सिप। लिक्विड का मतलब आपको पता है, जैसे पानी है वो एक लिक्विड है, वाटर एक लिक्विड है, पानी और वाटर दोनों सेम चीज है। मिल्क लिक्विड है, ऑयल लिक्विड है। तो लिक्विड मतलब आप समझ पा रहे हो कि लिक्विड का मतलब तरल पदार्थ जो होते हैं। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ स्टेशन, और जो ट्रेन है अब यहां पर बाहर से निकली, ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजल बरीड हिज नोज इन द डिटेक्टिव बुक अगेन,
प्रांजल ने फिर से अपनी जो जासूस वाली डिटेक्टिव वाली जो बुक थी उसको पढ़ने में व्यस्त हो गया। राजवीर जो था टू वॉज ardent fan of detective stories, but at this moment he was a keener on looking the beautiful scenery। और राजवीर भी जो डिटेक्टिव जो जासूसी कहानियां थी उनको पढ़ने में उसका प्रबल प्रशंसक था, लेकिन फिलहाल वो अभी उसको जो खूबसूरती देखने में अधिक रुचि थी। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरा भरा था। और इससे पहले राजवीर था, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर इससे पहले कभी इतनी जो हरियालियां थी वो नहीं देखी हुई थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स gave way to the tea bushes। It was a magnificent view। Then तब मैं आपको बताऊं कि तब यहाँ पर जो कोमल यहाँ पे राजवीर ने इससे पहले कभी ग्रीनरी नहीं देखी थी। तब कोमल हरे धान के जो खेत थे, चाय की झाड़ियां आ गई, एक शानदार सा दृश्य था। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसिली वुडेड हिल्स। अ शी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेचेस एज फॉर एज आई कुड सी। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो बैकड्रॉप था, मतलब जो घनी एक शानदार धान के खेतों के बाद चाय की झाड़ियां आ गई, एक शानदार सा दृश्य घनी जंगली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के पीछे जहां तक आंख से देखा जा सकता था चाय की झाड़ियों का एक समुद्र फैला हुआ था। राइट, ड्राफ्टिंग अ टीनी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज amidst orderly rows of buses visually moved doll like figures। मैं आपको बताऊं कि छोटे चाय के जो पौधे होते हैं ना, और मजबूत छायादार पेड़ थे, और झाड़ियां बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से पंक्तियों के बीच व्यस्त गुड़ियों जैसा आकृतियां चल रही थी। और यहाँ पे कुछ मीनिंग्स। डिटेक्टिव का मतलब होता है जो जासूस होता है उसको हम कहते हैं, और स्ट्रेच का मतलब होता है बिल्कुल खिंचा हुआ, और बसेस का मतलब होता है झाड़ियां, लो प्लांट्स, वहां पे मेनी ब्रांचेस होती हैं उनको हम कहते हैं, ग्राउंड में जो फैली होती हैं उसको झाड़ियां कहते हैं। अब अगर हम इन चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें तो इजीली हम समझ सकते हैं। जैसे कि ट्रेन जो थी वो स्टेशन से बाहर निकली, प्रांजल जो था फिर से वो अपनी जो जासूसी किताबें थी उनको पढ़ने में व्यस्त हो गया। राजवीर भी जासूसी जो कहानियां थी उनका एक प्रबल प्रशंसक था, लेकिन फिलहाल उसकी जो खूबसूरती थी वो दृश्यों को देखने में अधिक रुचि थी। और क्योंकि हर जगह हरा था, हरा हरा ही था, और राजवीर ने इससे पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। तो जहाँ पे कोमल हरे भरे दो धान के खेतों के बाद अचानक झाड़ियां आ गई चाय की, एक शानदार सा दृश्य घनी जंगली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि के पीछे जहां तक आंख से देखा जा सकता था वहां तक चाय की झाड़ियों का एक समुद्र फैला हुआ था। छोटे चाय के पौधे के रूप में लंबे मजबूत छायादार पेड़ थे, झाड़ियों की जो क्रमबद्ध पंक्तियों के बीच व्यस्त गुड़िया जैसी आकृतियां चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। इन द डिस्टेंस वॉज अगली बिल्डिंग विद स्मोक blowing out tall chimneys। Hey, tea garden, राजवीर cried excitedly। थोड़ी दूर पर एक बदसूरत इमारत थी जिसकी लंबी चिमनियों से धुआं निकल रहा था। हे, राजीव उत्साह से चले, अरे चाय का बागान। Pranjal, who had been born and brought up plantation, didn't share Rajveer excitement। Oh, tea country now, he said। उसने कहा, अरे राजीव ने उत्साह से चिल्लाया, अरे चाय का बागान। प्रांजल जो कि एक बागान में पैदा हुआ और बड़ा हुआ था, राजवीर के उत्साह पर इतना ध्यान नहीं दिया उसने। ओ दिस अ कंट्री नाउ, ही सेड। उसने कहा ओ क्या चायों का देश है यार ये। असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। जो असम है ना वो दुनिया में वृक्षारोपण का सर्वाधिक घनत्व है वहां। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट योर लाइफ टाइम।
I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. राजवीर ने कहा कि उसने कहा कि आसाम दुनिया में सबसे वृक्षारोपण और सर्वाधिक घनत्व वाला है। जीवन भर आप याद रखने के लिए पर्याप्त उद्यान देखेंगे। राजवीर ने कहा कि मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था पढ़ता रहा हूं। कोई वास्तव में नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की और यहाँ कई किंवदंतियां हैं इसके बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर द टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे लेजेंड्स हैं। व्हाट लेजेंड्स? ये लेजेंड क्या है? और वेल, देयर इज अ वन ऑफ द चाइनीज एम्परर हु बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। और यहाँ पे एक जो लेजेंड थे, खैर एक चीनी सम्राट के बारे में जो पानी पीने से पहले हमेशा पानी को उबालता था और वन डे फ्यू लीव्स ऑफ टिंग्स बर्निंग अंडर पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट्स अ डिलीशियस फ्लेवर। इट्स सेड व्हाट टी लीव्स। एक दिन क्या हुआ कि एक बर्तन नीचे से बिल्कुल उबल रही थी तो टहनियों से कुछ पत्तियां गिर गई जिसके बाद ये स्वादिष्ट हो गया। कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ मीनिंग्स तो हैं। अब इन मीनिंग्स में क्या है उसको हमें देखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो पहला है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान से किसी चीज पे ध्यान देना, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, राइट। और इसके अलावा अगर हम ध्यान की बात करें तो कंसंट्रेशन। डिस्कवर्ड का मतलब होता है खोज, और डिलीशियस जो है इसका मतलब जिसमें हाई प्लीजिंग मिलती है, संतुष्टि मिलती है, उसको हम डिलीशियस कहते हैं। तो अगर हम इस पैसेज को समझने की कोशिश करें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो आप समझ पाएंगे कि थोड़ी ही दूर पर एक बदसूरत सी इमारत थी और जिसमें चिमनियों के जो धुएं बाहर निकल रहे थे। राजवीर जो उत्साह से चिल्लाया कि अरे ये रे चाय का बागान। प्रांजल जो कि एक चाय के बागानों में पैदा हुआ था और बड़ा हुआ था, राजवीर के उत्साह पे उसने ध्यान नहीं दिया और उसने कहा अरे ये तो टी कंट्री है, ये चाय बागानों का देश है। उसने कहा ये चायों का देश है और चाय के बागान है यहाँ पे। सबसे असम में दुनिया का सबसे वृक्षारोपण सर्वाधिक घनत्व है। उसने कहा कि आप जीवन भर याद रखने के लिए पर्याप्त उद्यान यहाँ पे देखोगे। तो राजवीर ने कहा कि मैं चाय के बागानों में जितना पढ़ सकता था, जितना पढ़ता रहा हूँ, वास्तव में नहीं जानता था कि चाय की खोज किसने की। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे कहानियां हैं इसके बारे में, बहुत सारे लेजेंड्स हैं और रियली कोई नहीं जानता उन चीजों के बारे में। और खैर वो कह रहा कि खैर क्या लेजेंड की बातें हैं। खैर एक चीनी सम्राट के बारे में है जो पानी पीने से पहले हमेशा उबालता था। तो और एक दिन बर्तन के नीचे जल रही टहनियों की कुछ पत्तियां पानी में गिर गई जिससे वो स्वादिष्ट हो गया। कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी, राइट। अब उसने कहा अब जो प्रांजल था, टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। उसने कहा, प्रांजल ने मजाक में कहा मुझे एक और बताओ। उसने कहा कि मुझे एक और बताओ। वी हैव इंडियन लेजेंड टू। उसने कहा कि हमारे पास भारतीय लेजेंड्स भी हैं। और बोधि धर्मा एज एसेंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ द आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशंस। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट द आईलिड्स। और उसने कहा कि हमारे पास जो भारतीय लेजेंड्स हैं उनके बारे में भी है कि एक प्राचीन जो बौद्ध तपस्वी था, बौद्ध धर्म ने अपने पलकें इसलिए काट ली थी क्योंकि जो ध्यान के दौरान उसे नींद महसूस हुई। तो उसकी पलकों से चाय के 10 पौधे उग गए और जब इन पौधों की पत्तियों को पानी में डाल दिया जाता और पिया जाता तो नींद भाग जाती थी। Then tea plants grew and out eyelids. The leaves of these plants put hot waters and drunk vanished sleep. और बताया जाता है कि जब इसे गर्म पानी में डाल दिया जाता है तो ये जो है चीजें वो क्या हो जाती हैं, वो गायब हो जाती हैं। और टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना।
और फिर राजीव ने कहा कि 2700 BC ईसा पूर्व में चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी। वास्तव में चाय चीनी जैसे शब्द से है, और इनफैक्ट वर्ड्स इन अ टी, चाय, चीनी, फ्रॉम द चाइनीज। और यूरोप में चाय केवल 16वीं सदी में आई। ये एक पेय पदार्थ में से अधिक दवा के रूप में पिया जाता था। टी केम टू यूरोप इन 16th century एंड ड्रंक वाज एज अ मेडिसिन देन बेवरेज। बेवरेज से ज्यादा इसे मेडिसिन की तरह पिया जाता था। देखिए, लेजेंड का मतलब होता है जो उस पर्टिकुलर चीज में, फील्ड में, लोग में, ग्रुप में वो एक स्पेशल हो, बिल्कुल उसको लेजेंड कहते हैं। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, जिसको हम कहते हैं। आपने देखा होगा पानी के बॉटल वो हो गई, अलग अलग जो कोल्ड कॉफी हो गई, चाय हो गया, इसको हम बेवरेज में लेते हैं, राइट। ड्रिंकिंग वाली जो चीजें होती हैं, जो लिक्विड होती हैं, जिनको कहीं भी हम पी सकते हैं, रख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में होती है, उसको हम बेवरेज कहते हैं। अब हुआ क्या, उसने कहा टेल मी ब्रदर, टेल मी अनदर। और इसको अगर आप समझना चाहते हो फिर से इस पैसेज को, तो आप इजीली समझ सकते हो, जिसमें वो कहता है कि प्रांजल ने मजाक में कहा मुझे एक और बताओ। तो कहता है कि हमारे पास भारतीय लेजेंड्स भी हैं। तो उसने कहा कि एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी, जो कि बोधि धर्म ने अपनी जो पलकें थी उसने इसलिए काट ली थी क्योंकि उसे नींद आती थी, और जब उसे नींद महसूस हुई तो उसकी पलकों से चाय के 10 पौधे उगाए, और इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डाल दिया जाता और पिया जाता तो नींद भाग जाती थी। सो राजवीर ने कहा कि 2700 ईसा पूर्व में चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी, और वास्तव में चाय चीनी शब्द जैसे जो हैं वो चीन से हैं, और यूरोप में केवल ये 16th सेंचुरी में आई, और ये पेय पदार्थ से अधिक के रूप में, दवा के रूप में पिया जाता था इस चाय को। अब फिर हुआ क्या कि आगे की में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू द मरियानी जंक्शन, और जो ट्रेन थी वो मरियानी जंक्शन पर रुकी। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे एंड क्राउडेड प्लेटफॉर्म, प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। और लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया, भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर उतर गए। प्रांजल के माता पिता इंतजार कर रहे थे। Soon they were driven towards धेकियाबाड़ी एंड टी गार्डन मैनेज बाय द प्रांजल फादर। जल्दी वे धेकियाबाड़ी की ओर गाड़ी में जा रहे थे, जो कि प्रांजल के पिता द्वारा एक प्रतिबंधित चाय बागान है, मैनेज किया जा रहा था प्रांजल के फादर द्वारा। एन आवर लेटर कार वेरिड शार्पली ऑफ मेन रोड, और 1 घंटे बाद जो कार थी वो मेन सड़क पर आ गई, तेजी से मुड़ी, और दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज एंड एंटर धेकियाबाड़ी टी एस्टेट। उन्होंने एक जो मवेशी थी, कैटल ब्रिज था, उसको पार किया और जो धेकियाबाड़ी की चाय बागान थी उसमें प्रवेश किया उन्होंने। ऑन द बोथ साइड ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन, बजरी सड़क दोनों ओर चाय की जो झाड़ियां थी कई एकड़ में फैले हुए थे यार, और सभी टी बसेस ऑल नीटली प्रोन्ड एंड सेम हाइट, और सभी जो थे बड़ी सफाई से एक ही ऊंचाई तक उनकी छटाई की गई थी। चाय तोड़ने वाले समूह पीठ पर बांस की टोकरी बंधी हुई थी, प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे, नई अंकुरित पत्तियां तोड़ रहे थे। The groups of tea pluckers with bamboo baskets and the bags wearing plastic aprons were plucking and newly sprout leaves। और चाय तोड़ने वाले जो समूह थे पीठ पर बांस की टोकरियां बंधी थी, प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे, अंकुरित नई नई पत्तियों को तोड़ रहे थे। सो यहाँ पे कैटर्ड का मतलब होता है कि ट्रेन मूव करी वहां से, और प्रॉन्ड का मतलब होता है वेराइटी, है ना, विदाउट स्पॉइलिंग करे, बिल्कुल उनको अच्छी तरीके से सेम हाइट पे नीट एंड क्लीन तरीके से काटा गया था। चाय की जो झाड़ियां थी, बागान थी, उनको अगर हम यहाँ पे चीजों को देखें और समझने की कोशिश करें, यहाँ अगर हम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ये जो पैसेज है इसको समझने की कोशिश करें तो उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे, क्योंकि बुक आपके साथ में। और यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस कंप्लीट पैसेज को, कि जो ट्रेन थी वो मरियानी जंक्शन पर रुकी, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया,
भीड़ भाड़ वाले जो प्लेटफॉर्म थे वहां उतर गए। प्रांजल के जो माता पिता थे वो इंतजार कर रहे थे, और जैसे वो इंतजार कर रहे थे तो जल्दी वे धेगियाबाड़ी की ओर गाड़ी में जा रहे थे, और जो कि प्रांजल के पिता के द्वारा एक मैनेज्ड वो टी गार्डन था। 1 घंटे बाद लगभग वो मुख्य सड़क पर आ गए, जहां पे एक मवेशी पुल को पार करके धेगियाबाड़ी चाय बागान में उन्होंने प्रवेश कर लिया। और वहां पे दोनों तरफ में चाय की झाड़ियों कई एकड़ तक फैले हुए थे, और वे बड़ी सफाई से एक ही के ऊपर बिल्कुल सेम हाइट में वो उनको छटाई किया हुआ था। उनको चाय तोड़ने वाले जो समूह थे उनके पीठ पर बांस की टोकरियां थी, और एक प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे, और नई जो पत्तियां थी उनको तोड़ रहे थे वो लोग। सो प्रांजल, जो यहाँ पे लिखा, प्रांजल फादर शोन डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। और प्रांजल के जो पिता हैं चाय की पत्तियों से भरे ट्रेलर को खींच रहे थे, और ट्रैक्टर को आगे निकलने का रास्ता देने के लिए गाड़ी धीमी कर ली उन्होंने। This is a second flush sprouting period is not a Mr. Barua, राजवीर asked। और राजवीर ने पूछा कि यह दूसरा आवेग अंकुरण अवधि है ना श्री बरुआ, मिस्टर बरुआ। राजवीर ने पूछा कि यह दूसरा अंकुरण की अवधि है ना। हमने कहा यह मई से लेकर के जुलाई तक रहता है। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई इल द बेस्ट टी। और ये मई से जुलाई तक रहता है और सबसे अच्छी चाय की पैदावार होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। और इससे पहले उन्होंने कहा कि आप, तो प्रांजल के जो पिता उन्होंने आश्चर्य में कहा कि मुझे लगता है कि आने से पहले तुमने इस पर अध्ययन किया है अच्छे से। प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज, यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने स्वीकार किया, हाँ मिस्टर बरुआ, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ कहीं अधिक जानने की उम्मीद रखता हूँ। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। ज्यादा मैं उम्मीद रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, स्प्राउटिंग का मतलब होता है यार ग्रो करना, एक प्लांट का जो सीड है वो ग्रो करना। उसको सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यजनक, और एडमिट का मतलब हाँ एग्री करते हो या परमिट, ये बिल्कुल कहते हो हाँ। तो जो प्रांजल के पिता थे वो जो उनके पिता थे उन्होंने पत्तियों से भरे ट्रेलर को खींच रहे थे, ट्रैक्टर को आगे निकलने के लिए रास्ता दिया और गाड़ी धीमी कर ली। फिर राजवीर ने पूछा कि यह दूसरा आवेग है, अंकुरण की अवधि है मिस्टर बरुआ, तो यह मई से जुलाई तक रहती है और यह अच्छी चाय की पैदावार होती है। तो प्रांजल के पिता ने आश्चर्य में कहा, मुझे लगता है कि तुमने आने से पहले यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। और राजवीर ने स्वीकार किया, हाँ मिस्टर बरुआ, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं और अधिक जानने की उम्मीद करता हूँ। आई होप कि ये जो चैप्टर हैं इस चैप्टर के कंप्लीट आपको जो ट्रांसलेशंस हैं वो समझ आए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि व्हाट आर एल्डर्स गो नस्टिक्स अबाउट। द एल्डर्स go had reminiscing nothings about the old Portuguese days famous lakes of breeds। ब्रीड मेकिंग क्यों पॉपुलर है, ब्रेड मेकिंग कैसे आप जानते हैं, तो इसके बारे में बता चुका हूँ कि जो खाने वाले लोग हैं वो भले ही बनाने वाले हैं लेकिन बनाने वाले आज भी लोग यही हैं, एग्जिस्ट करते हैं गोवा के अंदर। बेकर के बारे में है कि जो चिल्ड्रन से कैसे उनके पीछे दौड़ते हैं, क्या देखते हैं, हर दिन क्या चल रहा है, पूरी कहानी है यहाँ पे। आप इनके आंसर्स को देख सकते हैं, इवन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये है व्हाट आर द बेकर्स पुर्तगालीज ऑथर्स यंग्स। तो इन द पुर्तगालीज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज काबाई एंड ऑथर वाज यंग, सो इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। और इसको वो कंपेयर करते थे पैडर से। व्हेन द ऑथर वाज यंग he saw a beggars wearing a shirt and trouser which were shorter than full length and longer than half pants। और ये लिखा हुआ है कि who invites comments dress like a pedder, anyone who wears, कोई भी जो पहनता था जो कि हाफ पैंट से नीचे तक पहुंचती थी, घुटनों से नीचे होती थी, उसको कमेंट कहते थे he is like a dress like a pedder। This is so because beggars known as a pedder and worse than such a half pant।
मैडी थॉट ऑफ द बोगन साइड। तो ये है कि कैसे एंड ऑफ मंथ में ये सारी चीजें हैं। जैक फ्रूट का मतलब क्या होता है, ये जो प्लम फिजी कहते हैं उनको हम कहते हैं। और ब्रेड इम्पोर्टेंट क्यों है, पार्ट ऑफ गोवा, तो ये पूरा इम्पोर्टेंट ये है इसका। और इसके साथ साथ में हु वेयर इज अ कुर्ग, कुर्ग सिचुएटेड है आप कह सकते हो मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के अंदर, और इट्स अ पैराडाइज ऑन द अर्थ, ये अर्थ में। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और कोई सुझाव या सजेशन हो तो सुझाव या सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।